जौरा बिजली विभाग के एई पुष्पेंद्र यादव की तानाशाही, जनता में मची त्राही त्राही। मुरैना जिले के जौरा तहसील में चल रहे विद्युत उपकेंद्र जौरा के पुष्पेंद्र यादव के द्वारा तानाशाही रवैया देखने को नजर आ रहा है। कुछ समय पहले सामने आए मामले में जब एक उपभोक्ता ने जनहित की जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, तो एई पुष्पेंद्र यादव ने बिना किसी आवेदन, बिना किसी सूचना, बिना किसी जानकारी के उस उपभोक्ता के घर का मीटर ही बदलवा दिया। और जब उपभोक्ता ने इस विषय पर बात करने की कोशिश की तो कहने लगे कि आरटीआई वापस ले लो, हम तुम्हारा वही मीटर लगा देंगे, वरना तुम्हारे ऊपर बिजली चोरी का केस बनाएंगे। और इस प्रकार की धमकी पुष्पेंद्र यादव और उनके स्टाफ के द्वारा उस व्यक्ति को दी गई। इस घटनाक्रम की जानकारी की और संबंध में जब बिजली विभाग डी ने से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर ऐसा मामला है तो इस पर जांच की जाएगी। जब मीडिया ने इस पर उनसे बात करना चाही तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। इस्लामपुर वार्ड नंबर 4 जौरा का यह मामला है। यहाँ पूरे मोहल्ले में या पूरे वार्ड में ऐसे कई मीटर है जिनमें न लाइट दिखती है और ना ही उन मीटरों का कोई उपयोग है, और समस्त लोगों के एवरेज बिल आते हैं। और इसी बोर्ड में बिजली विभाग के कर्मचारियों के भी मकान बने हुए हैं। उनके घर 4 एसी लगे होने के बावजूद उनके घर पर मीटर का कोई नाम निशान नहीं दिखता। उनके यहाँ पर मीटर क्यों नहीं लगाए जाते? मीटर रीडरों द्वारा जिनके मीटर बंद है या जिनके मीटर यहाँ लगे ही नहीं, उन लोगों से पैसे लिया जाता है और उनका एवरेज बिल उनको दिया जाता है। इसी वजह से इन लोगों के यहाँ कभी कोई चेकिंग नहीं होती है और ना ही कभी उनके मीटर लगाने की कोशिश की जाती है। जौरा विद्युत उपकेंद्र ये पुष्पेंद्र यादव के द्वारा जौरा में बिजली की चोरी एवं रिश्वतखोरी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जौरा पुष्पेंद्र यादव की यह तानाशाही कब तक चलेगी और कब तक जनता परेशान होती रहेगी। इस संबंध में जब जौरा पुष्पेंद्र यादव से बात की गई तो उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो हम जांच करवा लेंगे। सोचने की बात तो यह है कि पुष्पेंद्र यादव तानाशाही रूप से पहले तो दबाव बनाने के लिए मीटर बदलवाते हैं और जब पूछा जाता है तब जांच करवाने को कहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू है। राजू, कहाँ पे आप बिजली घर में किस पोस्ट पर हैं? अनिष्कर्ड। अनिश, कल आपके द्वारा इस्लामपुरा जौरा में एक मीटर बदला गया था, किसके आदेश पर बदला गया था? यही साहब के आदेश अनुसार क्या कहा था ई साहब ने? मीटर चेंज करना है। मीटर चेंज करना है। क्यों? खराब होगा मीटर इसलिए। मीटर पहले चालू था, रीडिंग बन रही थी, हर महीने प्रतिमाह बिल भरा जा रहा है। उपभोक्ता का ये कहना है कि बिना किसी सूचना, बिना किसी आदेश के मेरा मीटर बदल दिया गया। ऐसा क्यों? अधिकारी ने आदेश किया, हमने मीटर चेंज किस अधिकारी ने आपको आदेश दिया था? यही साहब ने। यही साहब ने। तो घर आपको पहले से पता था उसका मीटर बदलने वाले का? हैं? घर आपको पता था पहले से? नहीं पता तो नहीं होगा, पहले तो गए थे एक बार। कैसे पता था? किसने बताया आपको एड्रेस, किस घर का मीटर बदलना है? रफीक भाई के लिए फोन लगाया, हाँ, मीटर चेंज करना है तो कर लो। मीटर चालू करेंगे। सर कल एक इस्लामपुरा में एक उपभोक्ता का मीटर बदला गया है बिना किसी सूचना, बिना किसी आदेश के, जबकि पहला मीटर चालू था। ऐसा सर क्यों हुआ? चेक करवा लेते हैं पुराना मीटर चालू था क्या। ठीक है, अगर विभाग इस तरह की मीटर बदलता रहता है, कुछ पुराने मीटर भी बदलता रहता है और समय समय पे लगता है कोई मीटर, अगर कोई समस्या है उसमें तो वो भी बदल सकता है। एक आउटसोर्स कर्मचारी को इतना पावर रहता है कि बिना किसी सूचना के वो मीटर जाके बदल सकता है? बिल्कुल, आउटसोर्स कर्मचारी ही काम करते हैं। उसका ये कहना था कि मुझे यही साहब ने भेजा है, ये वाला नंबर बता के उपभोक्ता का, और ये मीटर बदलना है। वो चेक करवा लेते हैं कौन सा मीटर बदला है उसने और वो क्यों बदला है। वार्ड क्रमांक 4 में सर ऐसे कितने कनेक्शन हैं जो मीटर हैं जो कि बंद पड़े हैं, जिनके एवरेज बिल आ रहे हैं? वार्ड क्रमांक 4 का वो टोटल मिल पाएगा आपको, पर्टिकुलर वार्ड का नहीं मिल पाएगा। वार्ड के लिए तो सर्वे कराना पड़ेगा, तब बता पाएंगे। धमतरी जिले में बड़ा वारदात सामने आया है। सरपंच ने परिवार वालों के साथ मिलकर पड़ोसियों को लाठी डंडे से मारपीट किया। ग्राम अवरी में रहने वाले बिजली खंभा गड़ाने की बात पर दो पक्षों में लाठी डंडा रॉड से लड़ाई झगड़ा मारपीट की सूचना मिलने पर चौकी बिरेजर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 लोगों के विरुद्ध मारपीट, लड़ाई झगड़ा व बलवा का अपराध दर्ज किया गया है। दिनांक 25/2/2024 को प्रार्थी पोषण लाल साहू पिता नम्मूराम साहू निवासी अमरी द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25/2/24 को 12 बजे बिजली खंभा गड़ाने के लिए प्रार्थी व उसके परिवार के लोग गली में आए तो उसी समय ग्राम अवरी के सरपंच व उनके परिवार ने 7-8 लोग आए और प्रार्थी को बिजली खंभा गड़ाने से मना करते हुए मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए सरपंच पुनेश्वर साहू द्वारा प्रार्थी को तुम्हारे घर को तोड़वा दूंगा एवं तुम्हारे परिवार को जान से मरवा दूंगा कहकर अपने परिवार के लोगों के साथ प्रार्थी व उनके परिवार के लोगों को हाथ मुक्का, लाठी डंडा व रॉड से मारपीट की।
मारपीट से प्रार्थी के सिर में, इनके छोटे भाई भुवनेश्वर साहू के सिर में चोटें आई है व अन्य लोगों के हाथ पैर में चोटें आई हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी विरेचर थाना कुरूद में अब क्रमांक 120-24 धारा 452, 294, 323, 506, 147, 148 कायम कर अपराधियों में एक विष्णु कुमार साहू, सरपंच भुवनेश्वर साहू, योगेंद्र साहू, चुम्बन साहू, वेद प्रकाश साहू, राजेश साहू, धनेश्वर साहू सभी निवासी अमरी चौकी विरेचर को दिनांक 25/2/2024 को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड में प्रस्तुत किया गया है। जी ग्राम आवरी में हमें सूचना मिली कि वहाँ पे विद्युत खंभा को लगाने के लिए कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें मारपीट की घटना सामने हमारे आई। तो उसमें हमने सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर भी किया है। आगे क्या करेंगे इसमें? इसमें हमने अपराध दर्ज कर लिया है और जो भी मुख्य दोषी थे 8 लोग, उनको हमने गिरफ्तार किया है। इसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई आवश्यक होगी उसको हम करेंगे। मारपीट करने में सरपंच पता चला, सरपंच की कौन सी? जी, इसमें एक जनप्रतिनिधि भी हैं और उसके अतिरिक्त उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं जिनका अपने पड़ोसी के साथ में विवाद हुआ खंभा लगाने को लेकर के, जिनको हमने सबको गिरफ्तार किया। एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या का हुआ आयोजन। भक्ति से सरोवर हुई मैसूर, गूंजे गौ माता की जयकारे। मैसूर जिले के ध्यान फाउंडेशन चैत्रा गौशाला डॉट वाइडर हल्ली द्वारा दशहरा वस्तु प्रदर्शन मैदान मैसूर में विशाल भजन संध्या एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस्कॉन के कृष्ण भक्तों द्वारा हरे कृष्णा संकीर्तन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राजस्थान के भजन कलाकार ओम मुंडेल ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। संत पुखराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौ माता की सेवा करे, नारी का सम्मान करे एवं सनातन संस्कृति का पालन करे। मुख्य अतिथि महेंद्र मुणौत ने ध्यान फाउंडेशन द्वारा संचालित चैत्रा गौशाला के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए गौ भक्तों से गायों की सेवा से जुड़ने का आह्वान किया। आयोजकों ने अतिथियों एवं दानदाताओं का सम्मान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फाउंडेशन के स्वयंसेवक चैत्रा सहाना राम व्यास, डॉक्टर रेणु एवं बड़ी संख्या में गौशाला से जुड़े हुए राजस्थानी समाज के गौ भक्त उपस्थित थे। मामूली कहासुनी में चले लाठी डंडे, दोनों पक्ष सहित 3 लोग घायल। झांसी कस्बा समथर मोहल्ला खान बहादुर निवासी बशीम पुत्र हमीद व रविंद्र और लालता प्रसाद ने मामूली कहासुनी में एक दूसरे में लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्ष सहित 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्तियों का इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। को समझा दे, हमें भाई साहब ये कहते कि नहीं है इनका मोड़ा क्यों दबे बच्चों को मारते, हम लोग अपनी बच्चों को समझाते, मगर हमें तो समझावे बाद जिन लोग बोले ठीक है निपट गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। और यही कि इनने 10-15 लड़के बुलाए, डंडे लेके बुलाए, उनने हम लोग कोई नहीं आते, कट्टा लाई थे, बंदूक लाई थे, सब लकड़ियाँ लाई थे, हम लोग थे सब बाहर। यहाँ हमारे पापा और भाई चाचा आते, हमारे चाचा और भाई साहब भी आते, पापा फिर 2 जन को मारा। तो हम लोग पहुंचे, फोन कीजिए थे, जो लोग आए, जो लोग घर मारा घुस के मार रहे, हम लोग आए तो हम लोग जितने में आए तो जिन लोगों ने हम लोग में भी लट मार दी। हम लोग आए रही कि देर नहीं भाई, इन लोगों ने टूट के हम लोग। आपके परिवार के कितने लोग घायल हैं? कम से कम 7-8 5-6 जने लोग हैं हम घायल। कौन कौन है? हमारे लेडीजन को मारे। आप समथर थाने में रिपोर्ट देने आप उधर बैठ जाइए। आपकी रिपोर्ट समथर थाने ने नहीं ली। सिद्दीकगंज थाना ग्राम कुर्ली कला में आज सामाजिक तत्वों द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जुलूस पर किया हमला। जहां पूरे देश हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दे रहा है, वहीं दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। आष्टा तहसील सिद्दीकगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्ली कला में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया, जिसमें गांव के एक सेंधव समाज के व्यक्ति ने जुलूस में आकर दलित समाज के लोगों के साथ मारपीट की। साथ ही शाम को सबका समझौता हो गया था, तो वहां 25 तारीख की सुबह दोबारा दलित बस्ती में गया और दोबारा मारपीट करने लगा और धारदार हथियार लेकर बस्ती में पहुंचा और कृपाल चौहान पर हमला कर दिया, जिससे कृपाल चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी जानकारी जैसे ही भीम आर्मी के पदाधिकारी को मिली तो उन्होंने तुरंत सिद्दीकगंज टीआई को सूचित किया। भीम आर्मी के नेता संजय अंबेडकरवादी ने सिद्दीकगंज टीआई गोविंद सिंह राजपूत को फोन लगाया और टीआई को चेतावनी दी। गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो अगले दिन थाने के बाहर पीड़ित परिवार को लेकर धरने पर बैठूंगा।
टीआई ने तत्काल मामले को संज्ञान लिया और सभी आरोपियों के खिलाफ SC/ST के तहत अन्य धाराओं में FIR दर्ज के साथ ही संजय अम्बेडकरवादी ने कहा कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और जब पूरा विश्व गुरु रविदास जयंती मना रहा था, इन असामाजिक तत्वों की हिम्मत कैसे हुई कि जुलूस में लोगों के साथ मारपीट करने की? इनके मकान पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, या फिर सरकार केवल गरीबों के मकान पर ही बुलडोजर चलाती है? यह घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों पर NSA लगना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हरकत न करे। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब गिरफ्तार करते हैं आरोपियों को। मेरा नाम अमर आवले सर। अच्छा, क्या मामला है पूरा? ये सर मामला ये है कि 24 तारीख को शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास हम लोगों ने रविदास जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा था यहाँ पे। तो DJ विजे भी किया था। तो यहीं से स्टार्ट हुआ कार्यक्रम। ये माता जी के मंदिर से होता हुआ यहाँ से जो हमारे बाप दादा निकालता है जिन गलियों में, वहीं से हम लोग जुलूस निकालने गए थे। जब जुलूस निकालने गए तो वहाँ पे जाके स्वर्ण समाज के जो भाई थे उन लोगों ने जुलूस को रोक दिया और गाली गलौज की, माँ बहन की गालियाँ बकी, जाति सूचक शब्दों के साथ गालियाँ दी कि ये भेंट चमारों तुम लोग इधर लेकर आते हो और अब ये गाना बंद करो बजा। फिर हम लोगों ने मामले को सुलझाने के लिए मैंने फ़ोन किया, मैं यहाँ नहीं था तो मैंने इनको बोला भाई ये बंद कर दो, इनके घर के सामने जिनको आपत्ति है थोड़ा आगे से बजा लो। तो इन लोगों ने बंद भी कर दिया, वहाँ से आगे बढ़ाए के ले गए। फिर हमारे भाइयों को घर तक वहाँ लेके गए, फिर उधर से वापस DJ को लेकर आए, फिर बजाते हुए ले गए, फिर किसी ने नहीं रोका। तो विवाद किस तौर पे हुआ बाद में? दूसरे दिन ये हुआ कि सुबह हमारा भाई यहीं बैठा। हाँ, शाम को जब रात को जब वो जुलूस में गालियाँ बके थे, उस रात में भी इनकी खल्ला मारामारी हो गई थी। 100 नंबर गाड़ी भी आई थी यहाँ पर। तो मामला रात का था, रात को रफा दफा हो गया। हमने FIR भी नहीं की, इसलिए चलो ठीक है गांव का माहौल है, गांव में रहने दो। फिर क्या हुआ, सुबह के टाइम में अब यहीं पे ये आमना सामने घर रोड भी यहीं पे, वो जो विवाद करने वाले थे उनका खेत का रास्ता भी यहीं से। हमारा भाई यहाँ बैठा हुआ था, तो वो जब उधर से आया तो उसने बोला कि डायरेक्ट हमारे भाई को यही बोला कि तेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारे भाई ने बोला कि यार दिक्कत मेरे को नहीं हो रही, आपको हो रही, जुलूस तो आप लोगों ने रोका हमारा। तो बोल नहीं तू बहुत चकरा था। ऐसे में इन लोगों की कहा सुनी हुई और उसने इसको 2 झापड़ मार दिए यहाँ पे। फिर झापड़ मारने में क्या, उसने भी 2 तब मारा मारी जब आपस में हुई सही दोनों की, वो यहाँ से फिर घर गया। घर जाकर उसके परिवार के 3-4 भाई लोग हैं वो। अच्छा, कितने लोगों को चोट आई यहाँ पे? यहाँ पर 2-3 लोगों को चोट आई, जिसमें एक तो चोट वाले भाई यही है, इनके हाथ में चोट लगी है। ये बीच बचाव वाले थे, सीताराम। क्या नाम है आपका? सीताराम चौधरी जी। आप कहाँ थे उस वक्त? मेरे सर इधर गिनती है पंचायत बोलने वाली हमारे भैया की, रंजीत सिंह की। वहाँ पे पैसे देने के लिए गया था, उनके पैसे देने थे मेरे को। तो जब मैं उधर से आया तो यहाँ पर अच्छी लाठी वाठी चल रही थी खूब जोर से। तो कृपाल को मार रहे थे। तो फिर मैं बीच बचाव करने गया, वो सभी पे शुरू हो गए। तो फिर ये जो सामने कितने लोग आए थे मारने के लिए? वो 8-10 लोग थे। 8-10 लोग थे। नाम बता सकते हो? हाँ, उनमें एक तो कुंजीलाल का लड़का कृष्णपाल, पंजाब का लड़का यशवंत, क्या नाम है, विशाल, वो दोनों थे। उसके बाद में नरेंद्र और नरेंद्र के पिता। 8-10 लोगों ने हमला किया। आप लोग कितने लोग थे यहाँ पे? हम तो 4-5 ही लोग थे। वो अकेले को मार रहे थे, तो बीच बचाव करने के लिए आए थे हम। आपको कहाँ लगी? मेरे को यहाँ लग गई थी। मैंने फिर ये सामने जो दिख रही बागर, इसमें से एक इतना सा बड़ा वो मिल गया था मेरे को बोलता। तो मैं निकाला, मैं उनकी लाठी रोका, फंसी वाली लट मारी थी कृपाल के ऊपर। तो उसको मैंने ऐसे करके। और किसको लगी चोट? वो कृपाल को लगी। कृपाल को यहाँ पर फांसी मारी। पिताजी है ना? हाँ, कृपाल के पिताजी। फांसी लगी। क्या नाम है अंकल जी आपका? खैरल से। आपके लड़के को कितनी चोट आई? एक चोट आई सर। कहाँ पे? ज़्यादा है? ज़्यादा है। पीठ में लट तो पता नहीं आप कितनी लट की तो मालूम नहीं मेरे को साहब, हम था भी नहीं कोई। आप बता सकते हो कि उस वक्त आप कहाँ थे? हम नहीं थे सर। नहीं, कहाँ थे? खेत पर। आप खेत पे थे? कोई भी नहीं था, घर वाले गेहूँ काट रहा था। सबके सब गेहूँ चने में लगे हों। ठीक है, तो देखा जाए तो पूरी तरह से जो उत्तम समाज, स्वर्ण समाज के लोग हैं, एक तरह से दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है और उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई भी नहीं है। क्या सर आपने TI साहब को थाने में इन्फॉर्म किया था? TI साहब को मैंने खुद ने फ़ोन लगाया 2 बार। मैंने TI साहब को गुस्से में बोला, लेकिन सर हमारी औरतें घर में छुपी और सर रियलिटी में 1 घंटे तक हमारी औरतें घर में से बाहर नहीं निकली। मेरा घर यहीं पे है, कोई नहीं था, मेरी औरत ने किमाड़ दरवाज़ा लगा के रखा। क्या
आप उनके द्वारा एफआईआर हुई है अभी नहीं हाँ हुई? एफआईआर कर ली है हाँ एफआईआर हो चुकी है। अब पता नहीं उनके साथ कौन कौन सी धाराएं लगाई, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि केस को ये मतलब रियल दिखा पाएंगे। अलवर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक में प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने अफसरों पर साधा निशाना। जिला परिषद की साधारण सभा में कलेक्टर व एसपी के नहीं पहुंचने से जोरदार हंगामा हुआ और जिला कलेक्टर व एसपी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस मौके पर प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने अफसरों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी जमीनों को अधिकारियों ने बेचकर खा लिया है। जब एसडीएम रामकिशोर मीणा कोर्ट कासिम से रिलीज हो चुके हैं तो फिर उन्हें किस प्रकार की इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। प्रधान ने एसडीएम पर पीएचडी के कर्मचारी स्वरूप से मिलकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने बताया कि जिस जमीन में जलदाय विभाग का बोरिंग लगा हुआ है वह पंचायत समिति की जमीन है। पंचायत समिति ने इस जमीन पर दुकान बनवाने का प्रस्ताव ले रखा है। एसडीएम पंचायत समिति की आम सभा की एक बैठक में मौजूद नहीं रहे तो उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। पंचायत समिति की जमीन को एसडीएम रामकिशोर मीणा जबरदस्ती अवैध रूप से जलदाय विभाग के कर्मचारी स्वरूप सी का कब्जा करवा रहे थे, जिसको मौके पर पहुंचकर रोक दिया गया है। प्रधान ने आरोप लगाया है कि एसडीएम रामकिशोर मीणा ने साहिबी नदी समेत सरकारी भूखंडों को अवैध रूप से बेच दिया है। एसडीएम ने सीट पर रहते हुए किसी भी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करवाया और अब जब ट्रांसफर होने के बाद रिलीव हो चुके हैं तब रविवार के दिन जेसीबी चलाकर पंचायत समिति की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का झूठा बहाना बनाकर उस पर अवैध कब्जा करवा रहे थे। एसडीएम के पिछले वर्षों में किए गए सभी कामों की जांच करवाई जाएंगे। पंचायत समिति कोर्ट कासिम में पंचायत समिति के नाम जमीन है। उस जमीन के ऊपर एसडीएम रामकिशोर मीणा और जलदाय विभाग का एक व्यक्ति सुबह 5 बजे जेसीबी चलवाकर दीवार ढवाते हैं, नींव खोदते हैं, ईंट मंगवाते और चढ़ाई शुरू करते हैं। जब हमें पता चलता हम वहाँ जाते हैं, भाई क्यों कर रहे हो? अगर हम तो इसका सदुपयोग कर रहे हैं। जलदाय विभाग के एससी साहब ने ये कहा है कि ये हमारी जमीन है, आप इसकी 4 दीवारी करवा दो, जबकि उसकी रजिस्ट्री स्वरूप नाम के एक कर्मचारी के नाम से हो चुकी है। उस जमीन की जो पंचायत समिति की जमीन है, जब हम रजिस्ट्री रामकिशोर मीणा एसडीएम जो यहाँ से रिलीव हो चुका है और संडे को करा दी, जमीन कहीं है, रजिस्ट्री कहीं है। और फिर जब हमने रोका तो रामकिशोर मीणा एसडीएम बोला मुझे एससी जलदाय विभाग ने कहा कि इस जमीन को खाली करो, इस प्लॉट को आप कब्जे में लो। संडे को कब्जे में हो रहा है, 5 दिन फाइल तो घर में बैठ के उनको पूरी कर रहा है और संडे को वो सुबह 5 बजे उठ के ट्रैक सूट में वो नींव भरवा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? तो जलदाय विभाग के किसी भी एक जो एससी या एक्सीन बैठे वो मुझे बताए, पंचायत समिति ने आपको जमीन बोरिंग के लिए दी थी कि सभी लोगों का भला हो, पानी मिले। पानी सूख के 1 साल हो चुका है, जमीन हमारी है और फिर हमें हमारी औकात बताई जाती है। मीटिंग में एसडीएम नहीं आया आज तक, हम निंदा प्रस्ताव लेते हैं तो लोग रोकते हैं, हमें अधिकारी और कर्मचारी रोकते हैं। तो मैं ये जलदाय विभाग के एससी साहब से हार्टली रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कम से कम ये तो बताएं कि जमीन आपके पास पट्टा है, आपके पास रजिस्ट्री है, आपका एक कर्मचारी रजिस्ट्री करवा चुका और वो कह रहा जमीन हमारी है। वाई व्हाट इज क्यों ऐसा हो रहा है ये और किस लिए हो रहा है? प्रधान जी निवेदन मेरा ये था। शाजापुर अमृत भारत योजना 2.0 के अंतर्गत होने वाले कायाकल्प कार्यक्रम का वर्चुअल भूमि पूजन का शिलान्यास। शाजापुर, सुजालपुर एवं मक्सी रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत होने वाले कायाकल्प और निर्माण कार्य का वर्चुअल भूमि पूजन शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वर्चुअल उद्घाटन समारोह के लिए रेलवे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिले जनप्रतिनिधि मात्र शक्ति के साथ स्कूली विद्यार्थी कार्यक्रम के साक्षी बने। कार्यक्रम के लिए स्टेशन परिसर से बाहर खड़ा डोम लगाया गया, जिसमें वर्चुअल प्रोग्राम देखने के लिए 5 बड़ी एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम स्थल पर एलईडी के माध्यम से भारतीय रेलवे के 170 वर्ष पुराने इतिहास से लेकर वर्तमान समय में भारतीय रेलवे के विकास और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होती भारतीय रेलवे के परिदृश्य को वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया। 26 फरवरी को भारतीय रेलवे में पीएम मोदी ने देश भर में 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
जिसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवर ब्रिजों अंडरपास का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम के तहत रतलाम मंडल के 11 स्टेशनों से शाजापुर जिले के शाजापुर, सुजालपुर, मक्सी सहित 2 रोड अंडर ब्रिज का शिलान्यास एवं 2 नवनिर्मित रोड अंडर ब्रिज को राष्ट्र को समर्पण किया गया। सांसद महेंद्र सोलंकी ने बताया कि देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र को 6 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत सौगातें मिली हैं। आज शाजापुर, शुजालपुर और मक्सी रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल भूमि पूजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने में देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र भी विकसित होकर अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन और 1500 ओवरब्रिज अंडरपास का भूमि पूजन कार्यक्रम किया है। ये देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में अमृत भारत योजना के अंतर्गत 6 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से शाजापुर, देवास, मक्सी, बिरछा, अकोदिया और शुजालपुर हैं। पहले चरण की राशि सभी स्टेशन की आ चुकी है। देवास का भूमि पूजन कार्यक्रम पूर्व में हो चुका है। शाजापुर का, शुजालपुर का और मक्सी का भूमि पूजन का कार्यक्रम आज नरेंद्र मोदी जी के कर कमल से संपन्न हुआ है। हमारा देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र रेल के मामले में विकसित होगा। 2047 का नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र भी प्रतिनिधित्व करेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि जिन कामों का भूमि पूजन हुआ है वो रिकॉर्ड समय में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूर्ण होगा। लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लोग सरल और सुलभ रेल परिवहन का उपयोग कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा जिलाध्यक्ष के मुख्य अतिथि में चंदवार संपन्न हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल। उमरिया जिले के अमरपुर मंडल के ग्राम चंदवार में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप पांडे जी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। फाइनल में अमरपुर की टीम विजेता रही और चंदवार उप विजेता रही। दोनों टीम के खिलाड़ियों को विजेता ट्रॉफी और मेडल जिलाध्यक्ष जी के द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विमल शर्मा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र गौतम, भाजपा जिला संयोजक श्री अनिल द्विवेदी जी, जिला कार्य समिति सदस्य श्री रमाकांत तिवारी, भाजपा मंडल अमरपुर महामंत्री श्री सुनील पांडे, श्री संतोष द्विवेदी, श्री राजेंद्र तिवारी, श्री राम लखन अवस्थी, श्री सुशांत द्विवेदी और नरेंद्र द्विवेदी जी, युवा मोर्चा मंडल अमरपुर के अध्यक्ष कृष्णा चतुर्वेदी, अंकित तिवारी, अंकित पयासी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निवाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 151 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले में ईआरपी आभार यात्रा के दौरान रविवार की देर रात निवाई पहुंचे। कालीसिंध चंबल एकीकृत ईआरपी परियोजना की स्वीकृति पर आभार यात्रा निकाल रहे थे। निवाई सहित टोंक जिले की जनता व कार्यकर्ता शाम 5 से ही मुख्यमंत्री का आने का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री निर्धारित समय से लगभग 6 घंटे देरी से पहुंचने के कारण उन्होंने सभा को बिना माइक के संबोधित करते हुए वहां मौजूद जनता व कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि दिन के कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते इस ईआरपी आभार सभा में पहुंचने में मुझे देर हो गई। दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए मुख्यमंत्री ने नियमों के हवाले से कहा कि रात 10 बजे बाद माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसकी पालना करते हुए आप सभी को समय न देने के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। सीएम भजनलाल ने वहां मौजूद सदस्यों से पुनः आने का वादा भी किया और कहा कि मैं निवाई जरूर आऊंगा, आपके बीच रहकर आपकी समस्याओं को सुनूंगा और चर्चा करूंगा। वह निवाई को बड़ी सौगात देने का वादा किया। सभा के बाद स्वर्गीय भाजपा नेता पूर्व मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन के निवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार की ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सांसद सुखबीर सिंह
जौनापुरिया विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश हाडीच रहे विधायक राम सहाय वर्मा, जिला प्रमुख सरोज बंसल, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना, टोंक पूर्व विधायक अजीत मेहता, भाई यूमो, जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, प्रधान रामावतार लांगड़ी, नरेश बंसल, लक्ष्मी जैन, पालिका अध्यक्ष दिलीप इशरानी, हनुमान मेदार, करंसी, रमाकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री का 151 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। जय श्री राम के नारे लगाए। विधायक राम सहाय वर्मा ने उपस्थित सभी जनता व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन रमाकांत शर्मा ने किया। सीएम सुरक्षा में जिला कलेक्टर सौम्या झा, पुलिस महानिरीक्षक अजमेर लता, मनोज पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी, सीओ महावीर सिंह शेखावत सहित प्रशासन तैनात रहे। भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा गरीब सानी परिवार। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र ने दिए उप पुलिस अधीक्षक नगर को जांच करने के आदेश। सोनभद्र मल्लाही टोला चौपन सोनभद्र का बहुत चर्चित मामला। घटना दिनांक 2 फरवरी 2019 लगभग दोपहर 11 से 12 बजे के बीच, जिसमें विजय साहनी के भाई कमलेश साहनी को थाने में निरुद्ध कराकर जबरन उनके मकान को आबादी जमीन 729 पर बाप दादा के जमाने से काबिज थे। पर थानाध्यक्ष चौपन विजय प्रताप सिंह व लेखपाल सुशील मिश्रा की अगुवाई में भूमाफिया विद्याशंकर पांडे, प्रेमनाथ पांडे, विशाल पांडे वगैरह 100 से भी ज्यादा किराए के गुर्गों के साथ लगभग 4 जेसीबी चलाकर मकान गिराया और उनका सारा सामान, टीवी, फ्रिज, गहना, नगद इत्यादि घर का सारा सामान उठा ले जाने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र ने आईपीसी की धारा 200 के बयान के तहत उप पुलिस अधीक्षक नगर को जांच के आदेश दिए हैं। बताते चले कि यह मामला इतना संगीन है कि कमलेश साहनी को चौपन थाने में निरुद्ध होने के बाद अगले दिन 107-16 के तहत जमानत कराना पड़ा और लगातार शिकायत करने पर लगातार शांति भंग का मुकदमा लगाकर जिला बदर करने का प्रयास किया गया। इस घटना के निकट आसपास जितने फर्जी मुकदमे कराए गए उतने मुकदमे कमलेश साहनी, विजय साहनी इत्यादि पर कभी नहीं थे, बल्कि इसके पूर्व वे एक अच्छी सामाजिक छवि के साथ भाजपा के पुराने कार्यकर्ता के रूप में मल्लाही टोला चौपन सोनभद्र में बाप दादा के जमाने से आबादी जमीन 729 पर रहते थे। उस दौरान लगभग 5 से 7 लाख तक की कीमत का सामान, जिसे न्यायालय में नोट कराया गया है, कैसे जाने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। उल्टा बार बार इस प्रकरण को जमीनी विवाद दिखाकर मामला न्यायालय में विचाराधीन बताकर पल्ला झाड़ लिया गया और आज भी कार्यालय पर बुलाकर न मिलना और बार बार बुलाते रहना कहीं न कहीं हमें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। और आज फिर दिन भर पुलिस उप अधीक्षक नगर कार्यालय पर रहने के बाद बयान न लिया जाना और शाम 5 बजे के बाद घर पहुंचते ही सीओ ऑफिस से एक सिपाही आता है और 28 फरवरी 2019 को एक बार फिर आने का नोटिस देकर जाता है। आखिर पुलिस विभाग द्वारा इस तरह का व्यवहार किसी दबाव की तरह इशारा करता है अथवा भ्रष्टाचार की तरफ। अब देखना है कि पुलिस के खिलाफ पुलिस विभाग किस प्रकार का जांच करता है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शासनकाल में निष्पक्ष और साफ सुथरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। इसलिए न्यायालय के आदेश के बाद अब विजय साहनी व उसके परिवार को बाबा के उस बुलडोजर की आस है जिससे उन्होंने आम जनता को सदैव न्याय दिलाया है। अब देखना है कि न्यायालय में क्या विजय साहनी व उसके परिवार को न्याय मिल पाता है अथवा जांच अधिकारी द्वारा
क्या कार्रवाई की जाती है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि न्याय पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम आसरा न्यायालय ही है। शुभ नाम? मेरा नाम शरणदास श्रीवास्तव। आप कहाँ रहते हैं? पटवन में। पटवत में। कमलेश साहनी का कोई मामला हुआ था जमीन विवाद वाला, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि ये लोग, इन लोगों का वहाँ दुकान था, लोग रहते थे, अपना काम करते थे, इनके बहुत ज़माने से इन लोग का कब्जा दखल था, सब कुछ था, लेकिन कुछ अगल बगल वाले आके ज़बरदस्ती वहाँ खन खोद किए और तोड़ फोड़ करके इनका सब डिस्ट्रॉय कर दिए। सब सामान उठा ले गए कि डिस्ट्रॉय कर दिए? क्या सब सामान उठा ले जाके डिस्ट्रॉय कर दिए। अच्छा अच्छा। ये खसरा उसरा में इन लोगों का नाम था? हाँ, खसरा में नाम है। नाम है? किसका नाम है उनके घर में? उनके माँ का नाम पार्वती देवी का। अच्छा अच्छा। तो ये जो कब्जा किए हैं ये लोग ज़बरदस्ती किए हैं कि इनको बता के किए हैं? अब इनसे इनकी बात हुई कि नहीं हुई नहीं बता सकते, लेकिन दबंग टाइप के लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो पुलिस प्रशासन इसमें इनका कोई सहयोग थी कि नहीं? मेरे ख्याल से नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उसी दिन शायद मुकदमा इनके ऊपर कर दिया गया, या सही किया या गलत किया गया? अब देखिए, जिसका लाठी उसी का भैंस होता है। कहे का मतलब ये है कि इन लोग का सब कुछ रहते हुए क्या क्यों है, कोई इनका साथ नहीं। कितने साल पुराना इनका कब्जा था? इनका कब्जा 10 साल से अधिक था। 10 साल से ऊपर था।